हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना रिएक्ट जेएस की सीरीज। मैं यहाँ पे फुल्ली कवर करूँगा अपडेटेड रिएक्ट जेएस एंड ओल्ड रिएक्ट जेएस। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिएक्ट जेएस होता क्या है एंड इसको क्यों यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा है कि रिएक्ट जेएस commonly referred to React is a JavaScript library for building user interface and single page application। ये सिंपल यही कह रहा है कि रिएक्ट जेएस हमारा जो होता है वो जावास्क्रिप्ट की क्या है, लाइब्रेरी है। ज़्यादातर लोग लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क में कंफ्यूज रहते हैं कि रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि रिएक्ट जेएस हमारी एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं है। फ्रेमवर्क हमारे दूसरे होते हैं। अब यहाँ पर एक बेसिक से सवाल आता है कि लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क में अंतर क्या है। तो दोस्तों, जहाँ पर हमें सिर्फ नंबर ऑफ कोड्स मिलते हैं जिसका यूज़ करके हम कुछ बनाते हैं, जिस कोड का यूज़ करके हम कुछ बनाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लोग आगे जाएँगे, यूज़ स्टेट करके एक हुक होगा, उसका यूज़ करके हम चाहे तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नंबर बना लें, चाहे तो हम उससे किसी भी स्ट्रिंग वगैरह का ऑपरेशन कर लें, किसी यूआई से डेटा फेच करा लें। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं एक ही नंबर ऑफ लाइब्रेरी से। तो लाइब्रेरी का सिंपल सा मतलब यही होता है कि हम उसका उस कंपोनेंट का यूज़ कर लें एंड या उस मेथड का यूज़ कर लें और कोई अपना एक नया सा फीचर बना लें। तो सिंपल सा लाइब्रेरी का मतलब ये होता है। बट यार, अगर फ्रेमवर्क पे आप लोग आओगे तो फ्रेमवर्क वो होते हैं जिनका हम लोग सिंपल सा यूज़ करते हैं एंड वो जैसे होते हैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट वो जैसे ही स्ट्रक्चर शो करेंगे हम लोग वैसा यूज़ करके सिंपल सा कर लेंगे। जैसे कि हमारा बूटस्ट्रैप सीएसएस का फ्रेमवर्क है। तो अगर हमें नैप बार बनाना है तो हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, नैप बार को उठाते हैं एंड उसको अपने कोड में लगा लेते हैं एंड उसमें थोड़ा-सा मॉडिफिकेशन नेम वगैरह करके यूज़ कर लेते हैं। तो वो नए बार का है अगर, तो नए बार ही बनाएगा, वो उसको आप बदल नहीं सकते। ऐसा नहीं कि नए बार का है तो आप उससे कार्ड बना लें। बट लाइब्रेरी में ऐसा नहीं है। आप यूज़ स्टेट का यूज़ करके आप चाहे जो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो याद रहे, यही बेसिक सा फंडा होता है। फ्रेमवर्क अगर मैं आपको समझाने पे आऊँ तो यहाँ पर जैसे हमारा एक ईंट के भट्टे पे अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो वहाँ पर ईंट का एक साँचा रखा होता है एंड एक फ्रेम उन्हें दिया जाता है। सिंपल सा वो उसमें गुथी हुई मिट्टी वगैरह, उससे पहले उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया है, उसमें वो मिट्टी डालते हैं एंड उस साँचे से या फ्रेम से अ, उसको उसमें डाल के बराबर करके फिर उसे निकाल देते हैं। तो सिंपल सा ईंट हमारा ऐसे करके बनता चला जाता है। तो इस तरह फ्रेमवर्क का यूज़ होता है। उसी तरह यार दो हमारे पास बहुत सी चीज़ों के साँचे आते हैं, तो वो सिंपल सा फ्रेम होते हैं, जिसे हम लोग फ्रेम कहते हैं एंड उनका वर्क यही है कि जैसा वो है एज़ इट इज़ वो निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पर ये ऐसे है, आईबीएस इसमें लिखा हुआ है तो ईंट पे आपको दिखेगा आईबीएस एंड इस इतना आकार का आपको ईंट भी बना हुआ मिलेगा। बट लाइब्रेरी क्या होती है दोस्तों? लाइब्रेरी एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कहीं भी, कैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं एंड वो एक मेथड देता है कि आप इस मेथड के थ्रू इसको यूज़ कर लें। अब आपको लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क में डिफरेंस पता चल गया होगा एंड थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं कि ये किसके काम आता है। यूज़र इंटरफ़ेस के काम आता है, यानी यूआई के काम आता है। आगे चल के हम लोग रिएक्ट नेटिव नाम की एक लैंग्वेज होती है, उसके थ्रू हम लोग ऐप वगैरह भी बना सकते हैं एंड सिंगल पेज एप्लीकेशन। काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसे है। तो क्या करते हैं ना, लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कंपोनेंट अलग-अलग बनाते हैं। जैसे कि ये मेरा एक रिएक्ट का पेज है, सिंपल सा है, इसमें अभी समझाऊँ। यहाँ पर 2-4 जैसे ये भी मान लो आ गया, ये भी आ गया। तो लोग कोडिंग करते हैं 7-8 फाइल पे और कहते हैं कि कैसे रिएक्ट जेएस सिंगल पेज एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, फाइल से मतलब यहाँ पे नहीं होता है। हम क्या करते हैं रिएक्ट में एक पैरेंट बनाते हैं एंड सारा कोड उसी पे लाई करवाते हैं एंड देन जब हमारा कोड रेंडर होता है
एंड उसके बाद जो आउटपुट आता है वो एक ही पेज पे रेंडर होता है, वो बार-बार रिफ्रेश पेज को नहीं करता है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो चलता हूँ फ्लिपकार्ट का वेबसाइट है जो कि ऑलरेडी मैं सर्च किया हुआ हूँ, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो जैसे ही ये मेरी फ्लिपकार्ट की साइट है, तो अगर मैं किसी भी एलिमेंट पे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखना दोस्तों, ये जो है हमारा फ्लिपकार्ट का लोगो है, ये अपडेट नहीं होगा, यानी कि ये दूसरे पेज पर नहीं जाएगा। जैसे मैं टीवी के बारे में सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि ये लोगो हमारा नहीं रिफ्रेश हुआ। अगर मैं फिर भी इस पे भी क्लिक करता हूँ तो फिर भी देखना हमारा ये यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, ये लोगो हमारा सिंपल सा रिफ्रेश नहीं होगा, यानी कि ये बार-बार हमारी वेबसाइट को पूरी तरह से रिफ्रेश नहीं कर रहा है, सिर्फ़ एक सिंगल कंपोनेंट को रिफ्रेश कर रहा है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो ये देखिए दूसरे पेज में खुल गया, ये किसी और वेबसाइट पे रेफ़र कर रहा था, बट ये अपने पेज को रिफ्रेश नहीं कर रहा है। वैसे ही अगर मैं दूसरा कंपोनेंट कुछ और भी ले लूँ, ये राउटर ले लूँ, तो राउटर जब जैसे ही मैं लूँगा, देखना इसे, ये अपने जो पहला पेज है, जो सेल्फ वाला पेज है, उसे क्या करेगा, रिफ्रेश नहीं करेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं क्लिक किया, देखिए यहाँ पर कुछ भी रिफ्रेशिंग नहीं हुई, सिंपल सा बस एक पे एक फाइल से दूसरे फाइल पे चला जा रहा है, पेज को रिफ्रेश नहीं कर रहा है। अब मैं W3C स्कूल पे आता हूँ, एंड उससे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर एक मेरे पास टूल है रिएक्ट का, उसके थ्रू मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ्लिपकार्ट जो है हमारा रिएक्ट से बना हुआ है। तो सिंपल सा देखिए, यहाँ पर दिस पेज यूजिंग द प्रोडक्शन बिल्ड ऑफ रिएक्ट, यानी इसने रिएक्ट का यूज किया हुआ है। ओपन डेवलपर टूल एंड कंपोनेंट ऑफ प्रोफाइल टाइप विल अपीयर टू राइट, यानी इन्होंने जो भी डेवलपर टूल वगैरह यूज किया है, तो इन्होंने रिएक्ट से ही बनाया है, तभी ये हमारा सिंगल पेज है या सिंगल थ्रेडेड है। अब हम लोग चलेंगे W3C स्कूल पे, एंड ये हमारा सिंपल सा कोई भी कंपोनेंट है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ध्यान देना, ये रिफ्रेश होगा, इनका लोगो वगैरह रिफ्रेश होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ, ये रिएक्ट से नहीं बना है। दिस पेज डज नॉट अपीयर टू यूजिंग रिएक्ट, तो ये रिएक्ट से नहीं बना है, तो ये मल्टी थ्रेडेड पेज वाला वेबसाइट है। तो जैसे ही मैं सिंटैक्स पे करूँगा तो ये दूसरे पेज पे चला जाएगा, पूरा पेज रिफ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए दोस्तों सिंपल से ये रिफ्रेश हो रहा है, ब्राउज़र रिफ्रेश हो रहा है, पूरी के पूरे ब्राउज़र को रिफ्रेश ये कर रहा है बार-बार। बैकग्राउंड पे गया, तब भी देखिए ये ब्राउज़र को पूरी तरह से रिफ्रेश कर रहा है। तो अब दोस्तों बात ये आ गई कि सिंगल पेज एंड मल्टी पेज में फ़ायदा क्या है? तो दोस्तों जब वेबसाइट हमारी बार-बार रिफ्रेश नहीं होगी तो स्पीड वेबसाइट की काफ़ी अच्छी होगी। यहाँ पर थोड़ा-सा कुछ टाइम ही लेता है, बट यार वो बहुत मायने रखता है। अगर हम कोई चीज़ क्लिक कर रहे हैं, हमें तुरंत दिख जा रही है विदाउट डाउनलोडिंग की, तो वो ज़्यादा हम लोग प्रेफ़र करेंगे, ना कि जो चीज़ हमें बार-बार क्लिक करने पे थोड़ा टाइम लेके ओपन हो उस पे। तो इसी से रिएक्ट की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ी है, एंड रिएक्ट से ज़्यादातर वेबसाइट बनने लगे हैं। ऑफ़ कोर्स W3C बेस्ट अवेयर रही है वेबसाइट सिखाने के मामले में। इनफैक्ट मैं भी प्रेफ़र करता हूँ, बहुत से लोग करते हैं इसको, बहुत अच्छी वेबसाइट है, बट ये बस मेरे कहने का मतलब ये है कि ये रिएक्ट से नहीं बनी है। आई होप आप लोगों को सिंगल पेज एंड मल्टी पेज समझ में आ गया होगा। सिंपल सा मतलब यही होता है, जब भी हम लोग पेज को रिफ्रेश करते हैं तो पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होता है सिंगल पेज में, और मल्टी पेज में वो पूरा पेज रिफ्रेश होता है तो टाइम लगता है, सर्वर पर भी लोड पड़ता है। अब बात आती है कि रिएक्ट को डेवलप किसने किया था, तो इनको फेसबुक वालों ने बनाया था अपने एज यूज़ करने के लिए एज ए टूल, बट बाद में इन्होंने लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया एंड पब्लिकली अवेलेबल कर दी। और यहाँ पे लिखा है कि बनाया भी गया था और अभी तक मेंटेन भी फेसबुक के द्वारा ही किया जाता है। फेसबुक की जो डेवलपर हैं, फेसबुक कंपनी है, उसी के द्वारा रिएक्ट को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। कभी-कभी जो भी नई चीज़ें आती हैं यहाँ पे, जो भी ऐड ऑन होता है वो सब फेसबुक ही करता है। अब रिएक्ट फर्स्ट टाइम कब आया था? तो रिएक्ट फर्स्ट टाइम 2013 में रिलीज़ हुआ था, एंड इसे सबसे पहले वाइड स्प्रेड एडॉप्शन के द्वारा किया गया था, एंड एफिशिएंटली फ्लेक्सिबिलिटी इन क्रिएटिंग इंटरैक्टिव एंड डायनामिक यूज़र इंटरफेस। तो यही है कि एफिशिएंटली फ्लेक्सिबिलिटी और इंटरैक्टिव था, डायनामिक था यूज़र इसका इंटरफेस, तो इसीलिए इसे
2013 में रिलीज किया गया था और इसे अडॉप्ट भी कर लिया गया था वाइड स्प्रेड के द्वारा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि वाई यूज रिएक्ट जेएस, क्योंकि बहुत सारी लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क हैं मार्केट में अवेलेबल है ऑलरेडी, तो हम लोग रिएक्ट ही क्यों यूज करें। तो देखो, और रिएक्ट पे आपको बहुत सारे यूट्यूब पे भी वीडियो मिल जाएंगे। रिएक्ट की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप यहाँ पर इजी से कर सकते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे वेबसाइट वगैरह है जहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ केसेस में आपको रिएक्ट जेएस के ही लर्नर मिलेंगे एंड प्रॉब्लम सॉल्वर भी मिलेंगे। एंड दोस्तों, रिएक्ट के बहुत सारे प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व किए जा चुके हैं, तो आपको लर्निंग पेज पे आसान होता है। एंड कुछ जगह तो रिएक्ट लैग करता है, बट बाकी जगह बेटर है अदर लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क में। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, पहला फायदा ये होता है कि कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर रखता है, जिसका मतलब ये होता है कि हम एक बार कंपोनेंट बनाएंगे, यानी एक पेज पर हम कुछ भी लिखेंगे और जब भी हमें उसे की ज़रूरत होगी हम सिंपल सा पेरेंट वाले पेज पे उसे कॉल करा कर यूज़ कर लेंगे, चाहे वो इनफाइनाइट टाइम ही क्यों ना हो, हम उसे इनफाइनाइट टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। अब मेरा मतलब ये है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर, ये मेरा एक रिएक्ट पेज है एंड अगर मैं ऐप डॉट जेएस से यूज, ये देख रहे हैं कि यूज़र है मेरा एंड यूज़र को मैंने एक ही बार बनाया है कि दिस इज़ द यूज़र, इसमें सिंपल सा। अभी आप लोग इन सब चीज़ों पे मत जाइएगा, जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग वो समझ लेंगे। यहाँ पर दूसरी बात ये है कि हम लोग सिंपल सा HTML के एलिमेंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तो ये दूसरा बेनिफिट होता है। तो मैं ये लिख देता हूँ एलिमेंट, और जैसे मैं इस वाले फाइल को जब चाहूँ जितनी बार चाहूँ इस कंपोनेंट को रेंडर करा सकता हूँ अपने मेन वाले पे। तो यहाँ पर देखिए सिंगल बार अगर मैं रेंडर करा रहा हूँ तो यहाँ पर सिंगल बार आएगा हमारा यूज़र, दिस इज़ द यूज़र। और अगर मैं इसको भी दोस्तों अगर चेक करता, हाँ ये मेरा मोजिला पे ओपन हुआ है एंड इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड दिखा देता हूँ कि ये भी हमारा रिएक्ट से बना है कि नहीं बना है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, कोई वर्क नहीं है हमारा। यहाँ पे जाता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ एंड देन आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सिंपल सा देखिए दिस इज द यूजर आ रहा है, और जैसे मैं टूल ऑन कर रहा हूँ तो ये लिख रहा है दिस पेज इज यूजिंग डेवलपमेंट बिल्ड ऑफ रिएक्ट, क्योंकि हम लोग इसे रिएक्ट से ही कर रहे हैं तो सिंपल से ये दिखा रहा है कि हम लोगों ने इसे रिएक्ट से बनाया है। एंड अब इसका फ़ायदा ये है कि जो हमारा यहाँ पर एक की रीयूजेबिलिटी कैसे है यहाँ पर, तो वो चीज़ देख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अगेन एंड अगेन इसको कॉपी कर सकते हैं एंड जितनी बार हमें यूज़र नाम के कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी हम उसे बुला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 टाइम मैंने बुलाया तो पेज पर भी 4 टाइम रेंडर हो गया। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें बार-बार यार इतने नंबर ऑफ लाइन कोड नहीं लिखने पड़े। आप लोग ये समझ रहे हो कि 2 ही लाइन तो है, बट यार यहाँ पे आप चाहे कितना भी नंबर आप कोडेड बढ़ा दें, अगर मैं कंट्रोल सी करता हूँ इसे और बढ़ा देता हूँ और बढ़ा देता हूँ, मतलब बहुत लंबा सा अगर हमारा एक पेज है कंपोनेंट का, टेक्स्ट वगैरह उसमें इमेज वगैरह है, और तब भी हमें क्या करना है, सिंपल सा एक बार यूज़र लिखना है और हमारा वो यूज़ होता चला जाएगा। तो देखिए अब हमारा सिंपल सा पेज एकदम बड़ा होता चला जा रहा है। देखिए सिंपल सा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर मैं एक ही बार यूज़र को यूज़ करूँ तो देखिए ये सिंपल सा हमारा आ चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग सिंपल सा एक बार कंपोनेंट बनाते हैं एंड पेरेंट वाले कंपोनेंट पे उसे जितनी बार चाहे रेंडर करा सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है रिएक्ट का कि एक बार आपने बनाया एंड उसको बार बार आप रीयूजेबल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये होती है कि वर्चुअल डॉम एंड परफॉर्मेंस। देखो यार, अगर हम कोई भी एचटीएमएल वगैरह बनाते हैं तो और उसमें जब हम लोग चेंज करने जाते हैं एचटीएमएल की वेबसाइट या जावास्क्रिप्ट वगैरह का यूज़ करके सिंपल सा बनाते हैं, तो जब हम उसे अपडेट करने जाते हैं ना तो क्या होता है, ब्राउज़र पूरा रेंडर करता है, यानी एक-एक स्टेप को रेंडर करता है। बट वर्चुअल डोम में ऐसा नहीं होता है। वर्चुअल डोम क्या करता है, सिंपल सा वो
जो रियल डोम है उसकी कॉपी ले लेता है एंड वो एक ही बार चेक कर लेगा कि क्या हमें चेंज करना है, वो उसे चेंज कर देता है एंड सिर्फ वो उतना भाग ही रेंडर करवाता है ब्राउज़र पे। तो इससे हमारी क्या होती है, यूज़िबिलिटी बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, सर्वर पर लोड कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट स्मूथली चलने लगती है। तो ये फ़ायदा होता है वर्चुअल डोम का। और सिंपल सा अगर वर्चुअल डोम की बात करें तो एक कॉपी होता है रियल डोम का, जिसे हम ईज़िली क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ वर्चुअल डॉम, तो अभी आप देखिएगा वर्चुअल डॉम कैसा होता है। सिंपल सा वो एक कॉपी होता है रियल डॉम का। किसी भी वेबसाइट का हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं ऊपर करना चाहूँ, अभी ये ओपन नहीं हो रहा है। ओके, तो ये हमारा 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा मैं अच्छा सा एक इमेज ढूंढ रहा हूँ जिससे आपको मैं क्लियरली समझा सकूं। ओके, इसी को हम लोग उठाते हैं। तो आई होप अब आप लोग को दिख रहा होगा। ये थैंक फॉर दिस वेबसाइट, जिनको जिन लोगों ने इस आर्किटेक्चर को बनाया है, एट टेक वाले हैं। तो चलो देख लेते हैं क्या बात। जैसे कि देखिए, ये हमारा रियल डोम है और रियल डोम में यहाँ पर HTML का रूट एलिमेंट हो सकता है, यहाँ पर बॉडी हेड टैग वगैरह जो भी है रिएक्ट से रिलेटेड हो सकता है। एंड जब हमें चेंजिंग करना रहा तो ये इसका कॉपी हमें मिल गया सिंपल सा, और हमें एक नया एलिमेंट ऐड करना रहा। तो हमने जैसे ही एक ही नया एलिमेंट ये वाला ऐड किया तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं है। फर्क किसमें है, वर्चुअल डोम में। तो जब ये रेंडर होने जाएगा ना, तो सिंपल सा ये रेंडर होगा, सिर्फ ये वाला एलिमेंट रेंडर होगा और पेज भी हमारा रिफ्रेश नहीं होगा। सॉरी दोस्तों, पेज रिफ्रेश होगा बट पूरी वेबसाइट रिफ्रेश नहीं होगी। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा पेज काफ़ी अच्छा होता है, स्मूथली चलता है, सर्वर पर लोड कम पड़ते हैं। तो इस तरह ये रिएक्ट वर्क करता है। तो जब भी हम कोई नए चेंजिंग वेबसाइट में करते हैं तो उसका लोड सर्वर पर नहीं पड़ता है। JSX सिंटैक्स, JSX सिंटैक्स का मतलब ये होता है कि जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन, और बाद में इसे जावास्क्रिप्ट XML बोला जाता है। ये सिंपल सा HTML लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम लोग फैमिलियर होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ और फंक्शन में सिंपल सा मैं यूज़ कर ले रहा हूँ जो भी जावा HTML लाइक एलिमेंट है उसका यूज़ कर ले रहा हूँ। देखो सिंपल सा आप लोग यूज़ कर सकते हैं, तो आसानी होती है लिखने में। दूसरी चीज़ क्या है, लार्ज इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी सपोर्ट। ये मैंने बताया था कि बहुत से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह ईजी से हो जाएगा। गिटहब वगैरह पर आप जाएंगे तो बहुत ही लार्ज कम्युनिटी है इसकी रिएक्ट की। यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो, और डेटा का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, जिससे कि हमारे लिए आसान हो जाता है स्टेट वगैरह को मैनेज करने में। उसके बाद हमारा सिंपल सा आता है रिएक्ट नेटिव फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। तो मैंने ये ऑलरेडी बताया था कि अगर आप लोग रिएक्ट सीख लेते हैं तो रिएक्ट नेटिव एक लैंग्वेज होती है, उसके ज़रिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐप वगैरह भी बना सकते हैं। तो यही सिंपल सा मतलब है इसका। iOS देखिए यहाँ पर लिखा है फॉर बोथ iOS एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म। तो रिएक्ट के ज़रिए आप कर सकते हैं। बैक्ड बाय फेसबुक। अब सबसे बड़ी बात ये है कि फेसबुक कंपनी इसको संभाल रही है, इसको देख रही है, तो हमें कोई भी इशू प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आती है तो फेसबुक वालों से रिजॉल्व कर ही लेते हैं। एंड फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी है वर्ल्ड वाइड, तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा। जब वो रिएक्ट यूज़ कर रही तो हम अगर बिगनर लेवल पर हैं या क्लाइंट के लिए कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो रिएक्ट यूज़ कर ही सकते हैं। आई होप दोस्तों ये रिएक्ट का समरी पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इंस्टॉल कैसे करते हैं। आजकल 2 तरीके से इंस्टॉलिंग आ चुकी है, तो वो सारा हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिएगा मेरे चैनल पर और मेरे नई वीडियो को ट्राई आउट करिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पर डाली हुई हैं और अगर हो सके तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।